चलो देखो, अकाउंटिंग रेशो। अब सबसे पहले देखते हैं भाई रेशो का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखना, कंपनी के तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो जिसके अंदर तुम बैलेंस शीट बनाना आप लोगों ने सीखा है। 11th के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता था, कंपनी को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। बैलेंस शीट से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती थी कि कंपनी के एसेट्स कितनी है, कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है। ये सब चीजें पढ़ के आपको कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज होती थी कि कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं कि लाइबिलिटीज बढ़ रही है। अगर किसी कंपनी की लाइबिलिटीज बढ़ रही है, एसेट्स नहीं बढ़ रही, तो कंपनी अच्छी है कि बुरी? सर कंपनी तो बुरी है ना, उसकी लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही है, एसेट्स तो बढ़ नहीं रही। लेकिन अगर कंपनी को लॉसेज हो रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहे हैं, अगर कंपनी को हर साल क्या होता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो वो कंपनी फिर से अच्छी है, उसके अंदर आप दोबारा से क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये सारी इतनी बड़ी चीजों को पढ़ना मुश्किल है। अभी जैसे तुम लोग बैलेंस शीट बनाते हो, रिलायंस की बैलेंस शीट पूरी पढ़ने, पता है कितने पेजेस की बैलेंस शीट होती है? जैसे तुम लोग एक पेज की बैलेंस शीट बनाते हो, रिलायंस की 200 पेज की बैलेंस शीट होती है। कितने पेज की बैलेंस शीट होती है रिलायंस कंपनी की? 200 पेज की बैलेंस शीट होती है। अब एक पेज में भी तुम्हें बैलेंस शीट दिखेगी, लेकिन बैलेंस शीट के पॉइंट्स होते हैं। जैसे तुमने पहला पॉइंट लिखा फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट्स की नीचे एक्सप्लेनेशन होती है कि उसके पास कितनी फिक्स्ड एसेट्स है, हर एक फिक्स्ड एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा, तो वो वैल्यूज है। मैं डिटेल बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, कितने पेज की हो जाएगी? 200 पेजेस की, अगर पूरी बैलेंस शीट समझनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी करीबन करीबन 100 से 150 पेजेस का होता है। अब हमें क्या करना है ना, इतना पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। हमें एक ऐसा नंबर दे दो, हमें एक ऐसा नंबर दे दो जिस नंबर से देखकर कंपेयर करके पिछले साल से हमें पता चल जाएगा कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है कि इन्वेस्ट नहीं करना। तो वो नंबर क्या होते हैं? अकाउंटिंग रेशोस। वो नंबर क्या आएंगे? अकाउंटिंग रेशोस। तो देखो, अकाउंटिंग रेशो क्या है? अकाउंटिंग रेशो इज अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस, जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं और जो करोड़ों रुपए जो कमा रहे हैं महीने का, साल का, वो किस वजह से कमा रहे हैं? रेशोस की वजह से। ठीक है। हाँ हाँ, इतना कमाते हैं भाई, मजाक से हटके मैं दिखा दूंगा तेरे को। महीने का करोड़ों रुपए, ये तो बहुत छोटी चीज बोली है यार मैंने। वो इसी एनालिसिस के थ्रू तो कमाते हैं। जितनी डीप तुम्हारी एनालिसिस, जितनी डीप तुम्हारी थिंकिंग, उतना ज्यादा तुम्हारे पास पैसे है। समझ? रेशियो एनालिसिस इज द टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। के ताऊ जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कितने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं? बहुत सारे। वो खुद ही करोड़ों में कमा लेते हैं, बड़ी बात थोड़ी ना। It is the most widely used tool to interpret quantitative relationship between two variables of the। देखो, रेशो के अंदर हमेशा दो नंबर्स को आप हमेशा क्या करते हो? कंपेयर करते हो। दो नंबर्स को आप हमेशा रेशो के अंदर क्या करोगे? कंपेयर करोगे। मतलब रेशो का फॉर्मूला होगा, जैसे मान लो करंट रेशो, अभी हम पहली रेशो सीखेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो, करंट एसेट्स को ऊपर रखा, नीचे किसको रख दिया? करंट लाइबिलिटीज। तो दो चीजों को आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे। तो ये रिलेशनशिप है, क्या है ये? रिलेशनशिप है किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये नंबर कहां से निकल के आएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। करंट एसेट्स कहां से उठाओगे? बैलेंस शीट से। करंट लाइबिलिटीज कहां से उठा रहे हो? बैलेंस शीट से। ठीक है। तो व्हाट इज रेशो? रेशो इज अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अब जैसे मैंने रेशो दिखाया, तो मैं स्टेटमेंट में देखा, नंबर्स में देखा, नंबर्स की फॉर्म में आती है रेशोस। किसकी फॉर्म में आ रही है? नंबर्स की फॉर्म में। तो रेशो इज द अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप। कैसे एक्सप्रेशन है? अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। मतलब किसकी फॉर्म में है? न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। किसकी फॉर्म में? न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स। ये दोनों आइटम्स आपस में क्या होनी चाहिए? इंटरडिपेंडेंट। मतलब करंट एसेट्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? करंट लाइबिलिटीज के ऊपर है डिपेंडेंट? नहीं। कैसे? करंट एसेट्स क्या होती थी? क्या होती थी करंट एसेट्स? क्या होती है करंट एसेट्स? ऐसी चीज, ऐसा स्टॉक जो हमने परचेज करा और उसको हम एक साल के अंदर कैश के अंदर क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। वो क्या हो जाएगी? हमारी करंट एसेट्स। और करंट लाइबिलिटीज क्या है? वो पैसा जो कि हमने सामने वाले से लिया है, जिसको हम एक साल के अंदर क्या कर देंगे? पे कर देंगे। तो ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है अभी रेशो के अंदर मैं समझाऊंगा। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो दो ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसका आपस में क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट। ठीक है। व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जब इन दो चीजों को आप कंपेयर करते हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिस के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है। चलो थोड़ा सा पढ़ाया। अब रेशियोज को जो है ना, कुछ रेशो प्योर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो आंसर जो आएगा, या तो वो फॉर्म में आएगा, किस रेशो की फॉर्म में आएगा? प्योर रेशो की फॉर्म में आएगा। या किसी रेशोज का आंसर किसकी फॉर्म में आएगा? परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। किसी रेशोज का आंसर आएगा टाइम्स के अंदर। अब प्योर फॉर्म क्या होती है? जैसे 2:1। जैसे पार्टनर्स होते थे ना, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती थी 3:2:1। इसको पता है क्या बोलते थे? प्योर फॉर्म। क्या बोलते थे? प्योर फॉर्म।
तो जब भी हम रेशो कैलकुलेट करेंगे, जैसे पहली रेशो हम कैलकुलेट करेंगे करंट रेशो, जिसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब उसका आंसर आएगा कैसे, 2:1। इस 2:1 को क्या बोलते हैं, प्योर रेशो। इसको क्या बोलते हैं, प्योर रेशो। परसेंटेज रेशो, जैसे हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट हमेशा कंपनी का किस में आता है, परसेंटेज में आता है, 30%, 20%, 25%, 35%। तो कुछ रेशोज किस में आएंगी, हमेशा परसेंटेज में। कुछ रेशो आएंगी टाइम्स के अंदर, किस में आएंगी, टाइम्स, TIMES, टाइम्स के अंदर, मतलब 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। ठीक है, कुछ रेशोज आएंगे, अभी मैं बताऊंगा कौन सी रेशोज है, वो आती है टाइम्स के अंदर। और कुछ रेशोज आएंगे आपके किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन। तो जैसे मान लो 5/2 करा तो क्या आ गया, 2.5। ये क्या आया, 2.5। इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। तो रेशोज 4 चीजों में प्रेजेंट करता है, एक होती है प्योर फॉर्म, एक होती है परसेंटेज फॉर्म, एक होती है टाइम्स फॉर्म, और एक होती है फ्रैक्शन फॉर्म में आपका आंसर आएगा। ठीक है सर, ये हम जो रेशोज जो हम पढ़ रहे हैं क्यों करते हैं सर, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सिंप्लीफाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या कर देती है, सिंप्लीफाई। अब जैसे मैं वो जो नंबर थे ना, जो मैंने आपको नंबर जो दिखाए, 2018 का एक नंबर था, 2019 का एक नंबर था, 2020 का एक नंबर था, उस एक नंबर की डिटेल में जो है ना बंदा सब कुछ निकाल के दे देता है। मेरे को एक पिछले साल का नंबर बता दो, इस साल का नंबर बता दो, मैं कंपनी की पोजीशन बता दूंगा, कंपनी कैसी कर रहे कैसे नहीं कर रहे। तो ये जो नंबर है ना, वो सिंप्लीफाई कर देता है किसको, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। मैं सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ूंगा, मैं पूरे साल रिलायंस इंडस्ट्रीज की न्यूज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मेरे को एक नंबर बता दो, उससे मैं सारी उसकी जो ना राम कथा बता दूंगा। टू डिटरमाइन लिक्विडिटी, टू डिटरमाइन लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के पास कितना पैसा होता है बिजनेस करने के लिए। मतलब अगर किसी बिजनेस की सॉल्वेंसी ज्यादा है, मतलब बिजनेस करने के लिए उसके पास रेगुलर बेसिस के अंदर पैसा आता भी जाता है, और पैसा आता भी है और जाता भी है, लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। देखो वर्ड क्या है, लिक्विडिटी। वर्ड क्या है, लिक्विडिटी। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है, उसका मतलब क्या है, रेगुलर बेसिस के अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आता है और रेगुलर बेसिस में पैसा जाता है, मतलब पैसे का आना जाना लगा रहता है। इस ऐसी कंपनीज को बोलते हैं हाई हाई लिक्विडिटी कंपनीज। क्या बोलते हैं, हाई लिक्विडिटी कंपनीज। एक होती है लो लिक्विडिटी कंपनीज। लो लिक्विडिटी का मतलब है कि बहुत कम हमारे बिजनेस के अंदर पैसा आता है, और मतलब आने के रास्ते भी बहुत कम है, जाने के रास्ते भी बहुत कम है। महीने में 1-2 लोगों से पैसा आ जाता है, 1-2 लोगों को हमें पेमेंट कर दिए। ये क्या है, लो लिक्विडिटी बिजनेस। हाई लिक्विडिटी बिजनेस, डेली बहुत सारा पैसे आ रहे हैं। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, भाई डेली कितने लोग तो मोबाइल रिचार्ज करवाते होंगे, है ना। एक बिजनेस थोड़ी ना, जियो मार्ट पे कितने लोग शॉपिंग करते होंगे, है ना। और भी बहुत सारे बिजनेसेस है उसके, तो उसका बिजनेस कैसा है, हाईली लिक्विड। लाखों लोगों से डेली पैसा आता है, पता है, लाखों लोगों से डेली पैसा आ रहा है। और लाखों लोगों को, हजारों लोगों को डेली की हमें क्या करनी पड़ सकती है, पेमेंट करनी पड़ सकती है। ठीक है। टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, रेशो से क्या पता चलेगा बिजनेस की। बेटा पता है क्यों पढ़ा रहा हूँ थ्योरी, जब तुम्हारा वो आएगा ना वाइवा, जब होगा वाइवा प्रैक्टिकल्स के लिए, वो बाहर से CBSE वाला आएगा, तो वो तुमसे यही क्वेश्चन पूछता है, रेशो का मतलब क्या है, रेशो क्यों निकालते हो। तो जब ये वाले वर्ड्स उसको बोलोगे ना, सर सिंप्लीफाई करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, लिक्विडिटी बताते हैं, बाद में तुम भागोगे थ्योरी के पीछे कि थ्योरी पढ़ ले, थ्योरी पढ़ ले। इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 5 नंबर उसके हाथ में ना, एक्सटर्नल एक्सटर्नल आता है CBSE से, वो हमारा वाइवा लेता है, तो वो एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ थ्योरी। तो ध्यान से पढ़ लो। आपको बिजनेस की क्या असेस करनी है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि बिजनेस एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा नहीं कर रहा। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी किससे, रेशोज के बारे में। और क्या पाओगे, कंपैरेटिव एनालिसिस। एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करना है तो वो रेशोज के थ्रू कर सकते हो। मान लो ना इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ अदानी एंटरप्राइजेस से। आज की डेट में दोनों बंदे बहुत, है ना, अगर मैं बोलूँ तो अदानी तो बहुत आगे निकल चुका है मुकेश अंबानी से, है ना। वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में आ रहा है अदानी, नाम सुना है, कंपनीज अदानी ग्रुप। ठीक है, तो आगे निकल चुका है। अब इन दो कंपनीज की हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो मैं करंट रेशो उसकी ओपन कर लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज को करंट रेशो किसकी ओपन कर लेता हूँ, अदानी की। दोनों का एक एक नंबर से आप क्या कर लोगे ना, कंपैरिजन कर लोगे। किसका, क्या रेशोज, नहीं नहीं जरूरी नहीं है यार, जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ करंट के अदानी के ऊपर होंगे। चलो, जो नेसेसरी चीजें है उसके ऊपर मैं बस फोकस कर रहा हूँ, आपको ज्यादा रेलिवेंट चीजें। तो सबसे पहली रेशोज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली रेशो है हमारी कौन सी, लिक्विडिटी रेशोज, या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज। क्या बोलोगे, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज। लिक्विडिटी का मतलब क्या था, क्या था मतलब लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी का मतलब क्या था,
हाँ, जिस कंपनी में पैसा का आना जाना ज्यादा है वो क्या है, ज्यादा लिक्विड कंपनी है। जिसमें कम है उसके अंदर लो लिक्विडिटी कंपनीज है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द बिजनेस एबिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, रेफर्स टू द बिजनेस एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो किसी बिजनेस की अगर लिक्विडिटी ज्यादा है उसका मतलब क्या है, कंपनी की एबिलिटी ज्यादा है क्या पूरा करने के लिए, छोटी छोटी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। जिस बिजनेस में रेगुलर बेसिस के अंदर पैसा आता रहेगा तभी तो वो बिजनेस रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी लाइबिलिटीज को पे कर पाएगा ना। समझ रहे नहीं समझ रहे, किसी बिजनेस में अगर पैसे आने के रास्ते बहुत कम है तो वो छोटी छोटी लाइबिलिटीज को टाइमली कैसे पे कर पाएगा। समझ रहे हो। तो लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू फर्म्स एबिलिटी, कंपनी की एबिलिटी किस चीज के लिए, टू मीट मतलब पूरा कर पाना क्या, करंट ऑब्लिगेशंस या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज को पे कर। ठीक है, अब जैसे मान लो ना, आप लोगों ने बहुत सारी ईएमआई स्टार्ट कर दी। आपने एक नया लैपटॉप परचेज करा, उसकी ईएमआई पे परचेज कर लिया। आपने एक नया आईफोन परचेज करा, उसकी भी ईएमआई स्टार्ट हो गई। नई कार आपने परचेज करी। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब तुम लोग कमा रहे होगे तो नई गाड़ी लेकर आओगे अपनी, नया लैपटॉप नया फोन लेकर आए। मान लो एक हाउस भी, होम भी नया ले लिया, वो भी ईएमआई पे ले लिया। अब इतने सारे खर्चे हो गए, किस्तें बांध दी तुमने, इतनी सारी इंस्टॉलमेंट्स। अब ये तुमने क्यों करा होगा ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर महीने हमारे पास इससे ज्यादा ही पैसे आएंगे तो हमने ये चीजें परचेज कर ली। तो आपकी लिक्विडिटी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। और फिर आप ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स है, ये क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, इनको आप क्या पे कर दोगे, टाइमली रीपे कर दोगे, क्योंकि आपकी एबिलिटी है, आपकी लिक्विडिटी ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। लिक्विडिटी निकालने के लिए दो रेशोज है। किसी भी बिजनेस के लिक्विडिटी निकालने के लिए क्या है, हमारे पास दो रेशोज होती है। एक होती है करंट रेशो और एक होती है लिक्विड, और दूसरी रेशो कौन सी होती है, लिक्विड रेशो, या फिर उसको क्या बोलेंगे, क्विक रेशो, या फिर क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशो। अभी हम सबसे पहले किसके ऊपर फोकस करेंगे, करंट रेशो के ऊपर। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली रेशो कौन सी सीख रहे हैं हम, लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी की दो रेशोज होती है, एक होती है करंट रेशो और एक होती है लिक्विड करंट रेशो और लिक्विड रेशो, है ना। लिक्विडिटी रेशोज है, कौन सी रेशोज है, लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी रेशोज के अंदर हम दो रेशो निकालना सीखेंगे, एक लिक्विड रेशो और एक करंट रेशो। तो सबसे पहली हम रेशो कौन सी पढ़ रहे हैं, करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब देखो ध्यान से, करंट रेशो क्या बता रहा है। अब इसका पहले थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। करंट रेशो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। कि रिलेशनशिप देखो किसके बीच में बता रहा है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक कंपनी थी, उसके पास करंट एसेट्स थे 10 लाख के और करंट लाइबिलिटीज थी कितने की, 5 लाख की। तो अगर आप आंसर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, लाख से लाख तो कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2/1, या फिर इसको 2:1 बोल सकते हैं। अब इस 2:1 से आप लोग क्या समझ रहे हो, बोलो एक एक करके बताओ, क्या समझे आप 2:1 से, क्या समझ में आ रहा है दिमाग में 2:1। इनकम कहाँ है बेटा, ये इनकम थोड़ी ना है, एसेट्स हमारी इनकम थोड़ी ना है। हम्म, हाँ तो क्या बोला, दोबारा से बोल। अच्छा, और करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज में आंसर आया 2:1। अभी तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है बताओ, कुछ तो बोलेगा ना, क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। अच्छा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों तो 5 साल के अंदर पे करनी होती है, पे करनी होती है। तो पैसे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो लिक्विडिटी मतलब हाई हाई से आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। बोलो प्रॉफिटेबल, हाँ जी। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी 1 रुपए की देनदारी है, करंट लाइबिलिटी कितने की है, मान लो 1 रुपए की, तो मेरे पास एसेट कितने का पड़ा है, 2 रुपए का। सही है, कंपनी हर 2 रुपए के लिए, जो मेरे पास हर 2 रुपए जो पड़ा हुआ है मेरे पास जेब के अंदर, उसमें से 1 रुपए मुझे देना है और 1 रुपए क्या है, मेरा है। कंपनी अच्छी है। ठीक है, समझे मेरी बात, नहीं समझे। तो अगर मैं बोल दूं, अगर ये रेशो आ गई, पता है क्या आ गई, अगर ये रेशो गई 1:2, इसका मतलब क्या है, 2 रुपए पे करने के लिए मेरी जेब में सिर्फ कितना पैसा पड़ा है, 1 रुपया। तो ये रेशो हायर दी बेटर के लोअर दी बेटर, अरे हायर दी बेटर था। अगर देखो ना, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अगर यहाँ पर ऊपर लिख दिया 50 लाख,
नीचे लिखा 5 लाख, कितना आ गया 10:1। हर 1 रुपए देने के लिए मेरे पास कितनी एसेट पड़ी है 10। वो कंपनी ज्यादा अच्छी है। तो जिस कंपनी की करंट रेशो ज्यादा है वो कंपनी क्या है, अच्छी। लेकिन अब ये देखो, ध्यान से देखना, 5:1 वाली कंपनी ज्यादा अच्छी है कि 10:1 वाली कंपनी ज्यादा अच्छी है? कौन सी वाली कंपनी ज्यादा अच्छी है? 10:1 वाली कंपनी। लेकिन मैं बोलूंगा ये वाली कंपनी ज्यादा अच्छी है नहीं। क्यों? क्योंकि इसने अपना सारे का सारा पैसा किस में ब्लॉक कर रखा है, एसेट्स के अंदर। वो कंपनी भी बेकार है जिसका पैसा आइडियल पड़ा हुआ है, जिसने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं करा, वो कंपनी भी बेकार है, क्योंकि पैसे से कैसा कमाना चाहिए कंपनी को। ये कंपनी फिर भी इससे ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है? तो ध्यान से देखो, ये क्या था। हाँ, एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, देखो ध्यान से। करंट रेशो रिलेशनशिप बताता है दो चीजों के बीच में, करंट एसेट्स के बीच में और करंट लायबिलिटीज के बीच में। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ वेदर द कंपनी विल बी एबल, ये इंडिकेट करता है कि कंपनी विल बी एबल टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। मतलब ये कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज को, जो पैसा इसने ले रखा है उधार, ये चुका पाएगी नहीं चुका पाएगी। ये कौन बताता है कंपनी के बारे में? करंट रेशो। तो आज अगर तुम्हें किसी रेशो की कंपनी को अगर देखना है, कंपनी की रिसर्च कर रहे हो, तो आपको कंपनी की करंट रेशो देखनी है। तो करंट रेशो आपको क्या बताएगी कि कंपनी पिछले सालों से लेके आज तक अपने छोटे छोटे लाइबिलिटीज को पे कर पा रही है, नहीं पे कर पा रही। जो कंपनी रेगुलर बेसिस के ऊपर पे कर पा रही है वो कंपनी क्या है, अच्छी। जो नहीं पे कर पा रही, जिसकी करंट रेशो अच्छी नहीं है, तो वो क्या है, जब कंपनी अपने छोटे छोटे लोन्स को नहीं पे कर पा रही तो बड़े लोन्स को कैसे पे करेगी? ये कंपनी आज नहीं तो कल तो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या था, 2:1। ये कौन सी फॉर्म में है, प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म क्या बोलती है, 2:1 की फॉर्म में, मतलब बीच में इस 2 का साइन आता है। It should be noted that current ratio is calculated at a particular date and not for a particular period. तो करंट रेशियो एक पर्टिकुलर डेट की निकलती है। जैसे मान लो 31 मार्च की मैंने क्या निकाली, करंट रेशियो। पूरे साल की मैं करंट रेशियो नहीं निकाल सकता, एक पर्टिकुलर डे की मैं निकालता हूँ। या फिर मान लो मैं 30/6 को खड़ा हुआ हूँ, 30 जून को, तो आज की मैंने करंट रेशियो निकाली कि आज मेरे पास कितने एसेट्स और मेरी कितनी लाइबिलिटीज है, ठीक है? अब देखो करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं, देखो। Current assets are the assets that are either in the form of cash and cash equivalent or can be converted into cash on cash equivalent within 12 months। ऐसे एसेट जो कि कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन 12 मंथ्स और विद इन द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ऑपरेटिंग साइकिल। ध्यान से देखना इस वर्ड को। क्लास 11th में ये वर्ड आया था आपके 11th की बुक के अंदर, लेकिन टीचर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता। लेकिन अब 12th वाले बच्चों से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेटा बीच में साइन क्या लगा हुआ है, और का साइन लगा हुआ है ना। ये नहीं तो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो ये वाली कंडीशन पूरी कर दो। दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको पूरी करनी है तो वो एसेट क्या बन जाएगी, करंट एसेट्स बन जाएगी। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, देखो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा अब आप लोगों का। वो बचकानी वाली चीजें गई, अब अकाउंटिंग रेशोज है, एनालिसिस, थोड़ा सा दिमाग को खोलना पड़ेगा। एक कंपनी थी, उसका ऑपरेटिंग साइकिल था, क्या था, ऑपरेटिंग साइकिल। अब सर ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, पता है किसी को बाई चांस ऑपरेटिंग साइकिल? नहीं, ये ऑपरेटिंग सही तो अकाउंटिंग ईयर हो गया ना, या फाइनेंशियल ईयर हो गया। मैं ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहा हूँ, है नहीं, नहीं नहीं वो नहीं है, देख। हर बिजनेस की अपनी एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है। जैसे कि मान लो आपका एक बिजनेस है टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करके लाए, कपड़ा लेकर आए, कपड़े से क्या बनाई, टी शर्ट्स बनाई। फिर उस टी शर्ट्स को मार्केट में बेचा, दुकान वालों तक गई, दुकान वाले बेचेंगे उसको, उनके पास सामने वाले से पैसा आएगा। हो सकता है वो कैश में बेचे, हो सकता है वो क्रेडिट में बेचे। तो सामने वाला आपका क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। डेटर बोलता है कि मैं आपको 1 महीने में पैसे दूंगा। दुकान वाले को 1 महीने में पैसा आया, उसने हमें पैसा दिए 1 महीने के बाद। और तो मतलब जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया वो वापस कितने टाइम बाद मेरे पास आया। पहले मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए, 1 करोड़ से क्या खरीदा मैंने, टी शर्ट का रॉ मटेरियल परचेज करा। फिर कुछ पैसा मैंने लगाया, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा मैं किसके अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर। तो लेबर का खर्चा लगा होगा, फैक्ट्री में रेंट का खर्चा लगा होगा, मान लो 50 लाख का और खर्चा लगा। तो 1 करोड़ का रॉ मटेरियल लेकर आया, 50 लाख रुपए का और खर्चा करा टी शर्ट्स को बनाने के लिए, 1.5 करोड़ का मेरे पास क्या हो गई, टी शर्ट्स हो गई। आगे मैंने इन टी शर्ट्स को किसके पास बेच दिया, शोरूम वालों के पास। शोरूम वाले के पास टी शर्ट बिकी, उसके पास कैश आया, उसने कैश लेके मेरे को पकड़ाया। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। कि आपने जो बिजनेस में पैसा जो लगाया वो लौट के कितने टाइम बाद आपके पास आया।
एक बिजनेस और उसकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ी है, और एक बिजनेस, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत शॉर्ट होती है। जैसे मान लो ये वाइन वगैरह बनाने वाली कंपनीज होती है, ऐसी ऐसी वाइन्स होती है जो जितनी पुरानी होती है उतने ज्यादा उसको आपको क्या मिलते हैं, पैसे मिल जाते हैं, द्रव्य खुश हो गया। अब मान लो 5 साल 10 साल पुरानी अगर आपको वाइन बेचनी है तो उसको आपको स्टोर भी तो करना पड़ेगा 5-10 साल। अब मान लो उसके अंदर तो आपका रॉ मटेरियल का खर्चा तो लगा है, लेबर जो लगी होगी वो तो उसके अंदर 5 साल तक ब्लॉक है ना। तो ऐसे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल कितनी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत फास्ट हो जाती है, जैसे मान लो मेरा बिजनेस, फटाफट से मैंने क्लास ली, मेरे पास पैसे आ गए, मैंने क्लास दी, पैसे आ गए। हाँ, किसके अंदर, हम कोई चीज करंट एसेट्स है कि करंट लाइबिलिटीज है, दो चीजों से पता लगाते हैं, या तो वो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए तो वो करंट एसेट्स है, या करंट लाइबिलिटीज को 12 महीने में पे कर दिया तो वो करंट लाइबिलिटीज है, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर। मान लो जैसे एक बिजनेस था, उसकी ऑपरेटिंग साइकिल थी 15 महीने, और उसके जो करंट एसेट्स जो थे ना वो बिके 14 महीने के बाद। जब भी उसने करंट एसेट परचेज करे तो वो करंट एसेट्स कितने में बिके, कैश में कितने टाइम बाद कन्वर्ट हुए, 14 मंथ्स। तो अब वो जो एसेट्स है वो करंट एसेट्स है कि नहीं। मान लो इसको अभी करंट एसेट्स नहीं बोलते, ये एक एसेट लेकर आया और वो एसेट कितने टाइम में बिका बिजनेस के अंदर, 14 महीने के बाद बिका, क्या वो करंट एसेट्स है। सर वो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में कन्वर्ट हो गया ना, 15 महीने से पहले पहले कन्वर्ट हो गया ना, तो ये भी करंट एसेट है। तो या तो 12 महीने वाली सिचुएशन को देखो, या फिर अगर कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल पता है तो ऑपरेटिंग साइकिल से कन्वर्ट करो। अब अगर मैं तुम्हें ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट नहीं बताऊं और तुम्हें बोलूं एसेट है 14 महीने में कैश में कन्वर्ट हो रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये तो नॉन करंट एसेट है, ये तो करंट एसेट नहीं है। लेकिन आपको किसके ऊपर भी फोकस करना है, बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर। ठीक है, किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल है 36 मंथ्स, 3 साल लगता है पैसा आने के अंदर। तो अगर उसके अंदर जो एसेट है, एसेट में लगे 24 महीने, 24 मंथ्स बिकने के अंदर कैश में कन्वर्ट होने के लिए, तो क्या वो करंट एसेट है। हाँ जी, वो करंट एसेट है। ये मैं समझाना चाहता था, आई गेस आप समझ गए। तो ऐसे ही वो क्वेश्चन में ना उलझाएगा सामने वाला। वो क्वेश्चन किससे पूछता है, रेशो से पूछता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अगर ये वाली बुक की मैं बात करूं तो 25 नंबर की तो आपके वैसे 80 में से आएगी, और जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल है वो 20 में से है, तो 45 नंबर की बुक है। हल्के में मत लो, सिर्फ प्रैक्टिकल इसी बुक से आता है, यही 2 चैप्टर से आता है, रेशो से आता है और उससे आता है सीएफएस से। और जो प्रैक्टिकल वाला जो क्वेश्चन भी जो पूछेगा तो तुमसे रेशोस की फॉर्मूले पूछता है कि बेटा करंट रेशो का फॉर्मूला बता दे, बेटा ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला बता दे, ये रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये सब पूछता है वो। तो दे आर शोन। अब देखो करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन सी चीज आ जाती है, करंट इन्वेस्टमेंट आ गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो चीज है जो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे मान लो आपका गोल्ड, ठीक है, आपका गोल्ड, ठीक है, एफडीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन्वेंट्रीज, अब ध्यान से देख लेना यहाँ पे, इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। अब किसी की फैक्ट्री है, उसके पास क्या रखा है, स्टॉक रखा हुआ है, तो क्या वो करंट एसेट्स है, हाँ जी सर करंट एसेट्स है। लेकिन उसकी फैक्ट्री के अंदर कुछ लूज टूल्स है, जैसे पेचकस वगैरह है, हथौड़ा वगैरह है, क्या वो करंट एसेट्स में आते हैं, क्या सर वो करंट एसेट्स में नहीं आते, वो किस में आते हैं, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। तो इन्वेंट्रीज के अंदर आपको हटाना होता है किसको, लूज टूल्स को, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अभी क्वेश्चन आगे परेशान करेगा इस वाले पॉइंट के ऊपर, इसको मार्क कर दो, इसको आईएमपी मार्क कर दो, इसको ऐसा कर दो कि वाला पॉइंट आपको दिखे। उसको कैश में थोड़ी ना कन्वर्ट करना, उसको तो यूज करते रहोगे ना, छोटी मोटी चीजें है बिजनेस के अंदर। किसको, हाँ नॉन करंट। कभी ना कभी वो तो उसकी लाइफ जब खत्म हो जाती है जब भी तो बेचता है ना। डेटर्स होते हैं आपके, डेटर्स हो गए, डेटर्स किस में आते हैं, करंट एसेट के अंदर आते हैं। आपके कैश एंड कैश, कैश जो हो गया आपका किस में आता है, करंट एसेट के अंदर आता है। कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, वो करंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये पैसा आपने दे रखा है किसी को लोन पर, ले नहीं रखा, दे रखा है, तो वो आपका क्या है, एसेट। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में कौन सी एसेट्स आई, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट रिसीवेबल। प्रीपेड एक्सपेंसेस जानते हो क्या होता है, जैसे तुम लोग मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो, 3 महीने का मोबाइल का रिचार्ज करवाया, वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, वो आपका एसेट ही तो बनता है ना। एक बार आपने पैसा दे दिया, आप तो आप क्या लोगे, सर्विसेज लोगे, तो वो आपका क्या बन जाता है, एसेट। और कौन सा एसेट, करंट एसेट। ठीक है, लाइबिलिटीज के अंदर तो कुछ ऐसे समझाने वाला है नहीं, आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। अब इसकी आइडियल रेशो, करंट रेशो की आइडियल रेशो, मतलब कि क्या रेशो हो कि हम बोले कि भाई ये कंपनी बहुत बढ़िया है। मतलब करंट रेशो के अंदर ऐसी कैसी रेशो हो कि हम बोले भाई कंपनी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे जनरली अगर मैं बात करूं, आइडियल रेशो क्या है इसकी, 2:1। अगर किसी कंपनी की करंट रेशो क्या आ रही है,
2:1 आ रही है तो मैं क्या बोलूंगा, कंपनी अच्छी है, क्योंकि हर 1 रुपए को देने के लिए मेरे पास कितने की एसेट पड़ी है, 2 रुपए की एसेट पड़ी है, तो भाई कंपनी क्या है, अच्छी है। इफ द करंट रेशो इज 2 or more than 2, इट मीन्स दैट द फर्म इज एडुक्वेटली लिक्विड, तो हम क्या बोलेंगे, कंपनी अच्छी खासी लिक्विड है, इसके पास लिक्विडिटी है, इसके पास रेगुलर इसके पास पैसा आता है, लाइबिलिटी से ज्यादा पैसा आता है, एंड शेल बी एबल टू मीट इट्स करंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर 2 से कम हो जाएगी, जैसे 1.8:1 हो गया, तो कुछ गड़बड़ हो गई कंपनी के अंदर। हम क्या बोलते हैं ना, बेस्ट कंपनी कौन सी है जिसकी रेशो क्या होगी, 2:1। कौन सी रेशो, करंट रेशो की मैं अभी बात कर रहा हूँ। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो जो आएगा कि बेटा जो करंट रेशो है उसकी आइडियल रेशो क्या है, कब हम बोलेंगे कि कंपनी की जो करंट रेशो है बेस्ट है, तो आपका आंसर क्या दोगे सर, 2:1। हर एक रेशो की आइडियल रेशो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर पूछता है ये क्वेश्चन। तो 2:1 इज द आइडियल रेशो, तो बोलेगा 2:1 का मतलब क्या है, तो आपको क्या बोलना है, सर हर 1 रुपए के लिए जो है ना हमारे पास कितने की एसेट पड़ी है, 2 रुपए की एसेट पड़ी हुई है। ठीक है, और ये जितना इंक्रीज होती जाएगी, जैसे 3:1 हो गया, तो कंपनी क्या है, मोर लिक्विड, कंपनी क्या है, मोर लिक्विड, के इसके पास एसेट ज्यादा है और देनदारी कम है। ठीक है, बट इफ द करंट रेशो इज लेस देन 2, इट मीन्स फर्म में फेस डिफिकल्टी इन मीटिंग द करंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अगर ये 2 से कम जाती है तो कंपनी को थोड़ी सी दिक्कत होगी। हायर करंट रेशो मीन्स बेटर लिक्विडिटी पोजीशन, जितनी ज्यादा अच्छी है बेटर लिक्विडिटी पोजीशन है, बट अब वेरी हाई, अब देखो ध्यान से, मैंने जो बोला था 10:1, बट अ वेरी हाई लिक्विडिटी रेशो मीन्स पुअर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, कंपनी ढंग से पैसे को मैनेज ही नहीं कर पा रही। इट मे बी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, स्टॉक में बी इंक्रीजिंग ड्यू टू पुअर सेल्स। अच्छा एक बात बताओ ना, अगर किसी की रेशो 10:1 है, इसका मतलब क्या है, उसके करंट एसेट्स रहेंगे 10 लाख, और करंट लाइबिलिटीज कितनी रही होगी, 1 लाख। करंट एसेट के अंदर क्या आता है, आपका स्टॉक। अब आपकी कंपनी के अंदर स्टॉक ज्यादा है कि कम, कि रेशो 10:1 आ रही है, स्टॉक ज्यादा है, मतलब आपका स्टॉक तो बिक ही नहीं पा रहा ना, स्टॉक तो गोडाउन के अंदर पड़ा हुआ है और स्टॉक तो बिक ही नहीं पा रहा है ना। चलो, हायर रेशियो को नंबर 3 स्टार्ट होती है। हाई रेशो देखना, 2:1 से अगर हम बात कर देंगे, 2:1 बेस्ट है, 3 तक चले जाओ, 4 तक चले जाओ, बस ज्यादा से ज्यादा। किसी कंपनी की इतनी ज्यादा होती नहीं है कि 3, 4, 5 तक अगर वो जाएगी, क्योंकि उसको फिर क्या बोलेंगे ना कि कंपनी सेल्स नहीं कर पा रही, इसकी क्या है, पुअर सेल्स, स्टॉक ही तेरा भरा पड़ा है, तेरा प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं रहा, तो तेरी करंट रेशियो ज्यादा है। हाई ट्रेड रिसीवेबल ड्यू टू पुअर कलेक्शन और एक्सटेंड, देखो दूसरा पॉइंट, हाई ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या है, डेटर्स, डेटर्स बोले तो स्टॉक। अगर तुम्हारी कंपनी के डेटर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, तुम सामने वाले से पैसा कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, सामने वाला तुम्हें पैसा देने को तैयार ही नहीं है। तुमने उसको सामान तो बेच दिया, लेकिन वो तुम्हें पैसा नहीं दे रहा, तो तुम्हारे कंपनी के डेटर्स ज्यादा है, क्योंकि डेटर्स में किसके अंदर ऐड होते हैं, करंट एसेट्स के अंदर। कैश एंड बैंक बैलेंसेस आर लाइंग आइडल बिकॉज ऑफ पुअर कैश मैनेजमेंट, बैंक के अंदर और कैश के अंदर पैसा तुम्हारे पास भरा पड़ा है, जबकि इस पैसे को तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारी इतनी अच्छी कंपनी है तो दूसरी ब्रांच ओपन करो ना, कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करो, कंपनी को रुकना नहीं चाहिए। एक बिजनेस अच्छा चल रहा है, इतना कैश पड़ा हुआ है, तो उस कैश को कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, ताकि वो कैश क्या करके दे, अर्निंग्स करके दे। तो ये 3 कारण हो गए कि अगर ये रेशो हाई है तो हमें क्या पता चल रहा है कि इसके, पूछेगा वो कि अगर किसी कंपनी की बहुत ज्यादा हाई लिक्विडिटी रेशो है तो वो कंपनी अच्छी है कि बुरी, आप बोलोगे सर बुरी, वो पूछेगा कारण, वो बोलोगे, आप क्या बोलोगे, सर या तो वो सेल्स नहीं कर पा रहा, या फिर उस वो डेटर से पैसे कलेक्ट नहीं कर पा रहा, या फिर सर उसके बैंक और कैश के अंदर इतना पैसे पड़ा हुआ है वो उसको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, आइडियल मनी भी अच्छा नहीं है। तुम बोलोगे घर के अंदर हमारे ना 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं भैया, वो चीज बहुत अच्छी है क्या, नहीं, अबे बेटा उस 10 लाख रुपए को बैंक में डाल दे, स्टॉक मार्केट में डाल दे, इंटरेस्ट आएगा तेरे पास। आइडियल मत छोड़ो, पैसे से पैसा कमाना सीखो। ठीक है, डन। लो लिक्विडिटी रेशो में बी ड्यू टू इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स विच में रिजल्ट इन लो लिक्विडिटी एंड बी अ थ्रेट टू शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द, किसी कंपनी की करंट रेशो कम है, वो बैंक में लोन देने के लिए चला गया कि मेरे को लोन दे दो, तो सबसे पहले वो आपसे क्या मांगते हैं, बैलेंस शीट दो, बैलेंस शीट ली, बैलेंस शीट से बैंक क्या निकालता है, उसका करंट रेशो निकालता है, करंट रेशो 2:1 से आई, तो बैंक को थोड़ा सा तो ना डर लगता है उसको पैसे देने में, कि कल को ये बंदा हमें पैसे नहीं दे सकता। करंट रेशो शुड नीदर बी टू हाई नॉट टू लो, ना तो बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बोथ द सिचुएशंस आर हार्मफुल फॉर द कंपनी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 कर लें अब, बहुत सारी चीजें समझा दी आप लोगों को, पूरा दिल से समझ में आया। अब चलो देखो, एक बार सबसे पहले अटैक कर दे एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। अब देखो मणिकंठ, अब तुम लोग मेरे को बताओगे कि सर क्या हाल चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। इसको मैं स्टॉप करके
रेशोज, और रेशोज में कौन सी रेशोज जाएंगे? लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी रेशोज में पहली रेशो हमने कौन सी पढ़ी है? करंट रेशो। अब ये 1.12:1 लगा देना, 1.34:1, 0.63:1, 0.73:1, 0.59:1। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो ये वाली सिचुएशन 2018 में रिलायंस की सिचुएशन क्या थी? हर 1 रुपए पर इसके पास कितनी एसेट्स थी? मतलब 60 पैसा मैं बोल दूं, 1 रुपए की अगर इसकी देनदारी थी तो 60 पैसा की इसके पास सिर्फ क्या थी? एसेट थी। 40 पैसा तो इसके पास था ही नहीं। मतलब इसके ऊपर लोन कर्जा ज्यादा था, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स। सिचुएशन बेकार थी। अच्छा चलो 2019 के अंदर सिचुएशन अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही है? थोड़ी अच्छी हुई। उसके बाद सिचुएशन फिर दोबारा से बुरी हो गई थी। अब यहाँ पर अगर हम बोले 2020 के बाद जो है ना, 2019 के बाद, और ये सिचुएशन यहाँ पे पता है क्यों खराब हुई थी? क्योंकि इसने लोन लिया था जियो को सेटअप करने के लिए। जब इसने पूरा 1 साल तक फ्री इंटरनेट दिया था ना, और फ्री पूरा तुम्हें जियो दिया था, 2019 के बीच से ये क्या लेने लग गया था? लोगों से पैसे लेने के लिए लग गया था। उसके बाद ये सिचुएशन क्या हो गई थी? थोड़ी सी खराब, फिर एकदम से देख रहे हो डबल से भी ज्यादा सुधार आ गया एकदम 2021 के अंदर। अब देखो 0.63 से डबल से ज्यादा हो गया ना, 0.63 का मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो 1.26 आएगा, और इसका कितना पहुंच गया? 1 पॉइंट, हाँ रिचार्ज के पैसे भी बढ़ा दे तो ये कितना हो गया? 1.34। और अभी 2022, अभी जो मार्च जो आया, फिर दोबारा इसकी रेशो कितनी हो गई? 1.12। भैया अब ऐसा क्यों हो गया? इसने और इन्वेस्टमेंट कर दी बिजनेस के अंदर। जैसी रेशो ऊपर गई, जैसे इसको लगा कि मेरे पास थोड़ा सा कैश ज्यादा हो रहा है, इसने फिर दोबारा से दूसरी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसे को आइडल नहीं छोड़ा। दूसरी कंपनी गैस रिफाइनरी का इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए लगाए। 4 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका है, जाके न्यूज पढ़ लेना। तो अभी अगर आप हाल देख रहे हो क्या है करंट रेशियो का? 1.12। अभी अब अगर हम 2018 से लेके 2022 की बात करें तो सिचुएशन अच्छी अच्छी होती जा रही है। तो 2018 में सर इसका क्या प्राइस होगा? सर 2018 में इसके शेयर का क्या प्राइस होगा? मतलब हम देख रहे हैं कि कंपनी हर साल अच्छा करती जा रही है ना। चलो अब देखें 2018 से लेके अब तक इसने क्या क्या करा है। देखो 2018 में देखते हैं सर इसने क्या करा होगा। 5 साल का मैंने चार्ट लगा दिया। देखो देखो 2018 में कितने रुपए का शेयर था? साइड में आ रहा है। देखो 2018 में 781 आ रहा है क्या? यहाँ पे देखो वैल्यू ब्लैक कलर में। जूम इन करूँ? ये जूम इन नहीं होगी वैल्यू, यहाँ पे दिख रही है काली काली वैल्यू। अरे बेटा यहाँ पर ये 781 रुपीज है। कितना है? 781। 2018 में शेयर कितने का था? 781 रुपीज का था। और आज की डेट में शेयर कितने का? देखो अभी तो स्टॉक मार्केट चली रही है ना, अभी कितने का है? 4 साल में कितना पैसा हो गया? 4 गुना, है ना? 4 गुना, 3 गुना, 3 गुना के हिसाब से हो गया, 3 गुना पैसा हो गया। और बिजनेस में बैंक के अंदर 2 गुना पैसा करने के लिए पता है कितने साल लगते हैं? 12 साल। बैंक में अगर तुम 10,000 रुपए डालोगे ना, तो 10,000 के 20,000 होने में कितने साल लगेंगे? 12 साल। और इसने 3 साल में पैसा कितना गुना कर दिया? 3 गुना कर दिया। मतलब इतना पैसा बैंक में करने में कितने साल लग जाएंगे? 36 साल। कितने साल? 36 ईयर्स। 36 ईयर्स वर्सेस 3 to 4 ईयर्स। 4 साल में इसने वो पैसा। हाँ हाँ, जब मर्जी, जब मर्जी खरीदो, जब मर्जी बेचो। समझे मेरी बात? नहीं समझे? रेशो बढ़ती हुई दिखी तो क्या हमें लगा कि हाँ रिलायंस में लगाना चाहिए? सर लगाना चाहिए। रेशो हर साल बढ़ती गई, शेयर का प्राइस बढ़ता गया। यस सर बढ़ता गया। इसको बहुत तगड़ी रिटर्न बोलते हैं। घर पे जाके पूछियो कि मम्मी एक बात बताओ, अगर मैं 800 रुपये लगा था 2018 के अंदर, 700-800 रुपये, और मैं आपको 2400 रुपये देता है, तो चीज कितनी बढ़िया है। तो बैंक में जाके पूछियो कि सर पैसा कितने दिन में डबल होता है। बैंक में जाना पूछना सर पैसे अगर मैं लगाऊं तो कितने साल में बैंक की एफडी में डबल होएगा? बोलेगा बेटा 12.5 से 13 साल में डबल होएगा पैसा। और यहाँ पे तो तुम देख रहे हो ना, चार्ट के थ्रू बता रहा हूँ। चलो आगे। तो ये थी पावर अपनी किसकी? नॉलेज की, अकाउंटिंग रेशियोज की। अब एक क्वेश्चन कर देते हैं फटाफट से आज इसका। इलस्ट्रेशन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अकाउंटिंग करंट रेशो। क्या निकालनी है आपको? करंट रेशो। तो सबसे पहले आपको इस आइटम्स में से फाइंड करना है कौन सी चीज करंट एसेट्स है और कौन सी चीज क्या है? करंट लाइबिलिटी। अब ध्यान से देखो, डेटर्स आपके करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है मेरे? करंट एसेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स। तुमको बैलेंस शीट याद है ना? बैलेंस शीट करवाई थी शेयर कैपिटल के अंदर लग,
तो करंट एसेट्स के अंदर जो जो पॉइंट्स आते थे और करंट लाइबिलिटीज में जो जो पॉइंट्स हैं, मशीनरी नॉन करंट, इसको तो लेंगे ही नहीं। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज, डिवेंचर्स नॉन करंट लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स, एक्सपेंस पेबल करंट लाइबिलिटीज। तो सारे करंट एसेट्स को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। डेटर्स आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, सबको प्लस करा कितना आएगा, 6 लाख रुपए। सारी करंट लाइबिलिटीज को प्लस करोगे तो करंट एसेट्स कितने आए, 6 लाख, करंट लाइबिलिटीज कितनी आएंगी, 3 लाख, रेशो कितनी आ जाएगी, 2:1। फटाफट से देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको एक छोटी सी बैलेंस शीट प्रोवाइड कर दी, बैलेंस शीट भी नहीं है ये तो दूसरी चीज है, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट टोटल एसेट्स दे दी आपको कितने के, 7.5 लाख रुपीज के। ध्यान से देखना, टोटल एसेट्स की हम बात करें 7.5 लाख, फिक्स एसेट्स कितने के हैं, 4 लाख रुपीज के। शेयर होल्डर्स फंड्स कितना का है, 5 लाख रुपीज का। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड्स की बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या लिखा होता था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, है ना। तो उसको मिला के कितना है, 5 लाख रुपए। नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 2 लाख रुपए, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2.5 लाख। सर ना तो हमें करंट एसेट्स गिवन, ना तो हमें करंट लाइबिलिटीज गिवन। अब ये तुम्हें भूल भुलैया गिवन है, इसमें से क्या निकालना है तुम्हें, करंट एसेट्स भी निकालने और क्या निकालने हैं, करंट लाइबिलिटीज भी निकालने हैं। किसके, करंट एसेट्स कितने के हैं, कहाँ लिखे हैं करंट एसेट्स बच्चे, कहाँ लिखे क्वेश्चन में, निकालना पड़ेगा ना इसमें। हाँ, कहाँ गिवन है, नहीं गिवन ना। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है इस वैल्यू से, क्या निकालने, करंट एसेट्स निकालने और करंट लाइबिलिटीज निकालने। क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है सर, फिक्स एसेट्स प्लस, टोटल एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स किस में क्लासिफाई होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। और फिक्स्ड एसेट्स आगे क्लासिफाई होते हैं टेंजिबल एसेट्स के अंदर और इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर। अब ध्यान से देखो, सिर्फ एसेट्स वाली चीज पे फोकस करो। ये टोटल एसेट्स गिवन है, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, और यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किस में आती होगी, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। अब ध्यान से देखो नीचे इसने क्या लिख रखा है, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। इन सबको अगर आप प्लस कर दोगे ना, फिक्स्ड एसेट्स को, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को और करंट एसेट्स को, किसके बराबर होगी, टोटल एसेट्स, क्योंकि टोटल एसेट्स में तो सारे एसेट्स आते हैं। अब ध्यान से देखो, क्या टोटल एसेट्स हमें गिवन है 7.5 लाख, यस सर हमें गिवन है। फिक्स्ड एसेट्स हमें 4 लाख के गिवन है, यस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमें गिवन है 2.5 लाख के, और करंट एसेट्स तो हमें निकालने हैं। इन दोनों चीजों को वहां पे जाके माइनस कर दोगे, करंट एसेट्स कितना आ गया हमारे पास, 1 लाख रुपीज का। तो टोटल एसेट्स में वो वाली बैलेंस शीट आपके दिमाग में होनी चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स, इन सबको प्लस कर दोगे, क्या आएगी, टोटल एसेट्स। ऐसी लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, क्या हमारी बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट में ऐसे ही होता है ना, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, है ना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर देखो, टोटल एसेट्स किसके बराबर होगी, टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होगी। और लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, टोटल लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जो कैपिटल होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी है, और जो लाइबिलिटी है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, बाहर वाले से पैसे जो ले रखा है। अब टोटल लाइबिलिटीज में देखो, ये जो शेयर होल्डर्स फंड्स है, ये क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल है ना। तो ये कैपिटल का हमने 5 लाख रुपए निकाला है यहाँ पे। और ये नॉन करंट लाइबिलिटीज आपको गिवन है कितने की, 2 लाख रुपए की। क्या नहीं गिवन, करंट लाइबिलिटी। तो इसके अंदर प्लस कर दोगे किसको, करंट लाइबिलिटीज को। क्या कर दिया, प्लस कर दिया करंट लाइबिलिटीज। देखो, अगर मैं लाइबिलिटी कॉलम की बात करूं तो लाइबिलिटी कॉलम में 2 चीजें होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल में क्या लिखा, शेयर होल्डर्स फंड्स, और लाइबिलिटीज में 2 लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। और इसको मैंने किसके बराबर रखा, टोटल एसेट्स के बराबर, क्योंकि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बस वैल्यूज को डालो आंसर के अंदर, ऐसे ही जो ना ट्विस्टेड क्वेश्चंस देता है। तो वैल्यूज को डालोगे तो करंट लाइबिलिटीज आपकी आ जाएगी कितनी, हाँ भी आएगा ना, आएगा 50,000 रुपए की तेरी करंट लाइबिलिटीज आ गई, और करंट एसेट्स कितने की, 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 कितना हो गया, 2:1।
फिर ये कंपनी अच्छी है, आइडियल रेशियो है 2:1, पहले भी आइडियल रेशियो आई थी हमारी 2:1, अच्छी कंपनी थी। देखो ध्यान से, एक और चीज आती है, अब एक और छोटा सा फॉर्मूला आएगा, तो ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले आते रहेंगे, बीच बीच में बड़े बड़े फॉर्मूले आते रहेंगे। एक बड़ा फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला आ रहा है दोबारा से हमारे सामने, वर्किंग कैपिटल का। कौन सा आ रहा है? वर्किंग कैपिटल। क्या मतलब होगा वर्किंग कैपिटल का? सर कैपिटल तो हम समझते हैं कि जो पैसा बिजनेस में लगाया, और सर वर्किंग कैपिटल का मतलब? वो तो कैपिटल भी होगी ना, तो वर्किंग लगाने की क्या जरूरत है? हाँ, काम के साथ साथ और कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, वो तो वर्ड एडिशनल कैपिटल होता है ना, उसको वर्किंग कैपिटल नहीं बोलते। देखो, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा 3 करोड़ रुपए से, मैंने एक बिल्डिंग परचेज कर ली 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, और बाकी 2 करोड़ रुपए से मैंने मशीन वगैरह परचेज करी, रॉ मटेरियल परचेज करा। जो मैंने बिल्डिंग परचेज करी 1 करोड़ रुपए की, क्या मेरा वो वर्किंग कैपिटल है कि वो पैसा ब्लॉक हो गया? क्या उस पैसे को मैं दोबारा से बिजनेस में यूज कर सकता हूँ कि बिल्डिंग के अंदर ब्लॉक हो चुका है? अगर मैं देखूं बिजनेस में जो पैसा घूम रहा है, जो पैसा जा रहा है सामने वाले से, पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है आ रहा है, मतलब जो पैसा रेगुलरली बिजनेस के अंदर मूव कर रहा है, उसको क्या बोलता हूँ? वर्किंग कैपिटल। जैसे मान लो मेरे पास 2 करोड़ रुपए का स्टॉक था, मैंने थोड़ा थोड़ा स्टॉक बिकता रहता है, पैसे आते रहते हैं, फिर थोड़ा स्टॉक बिक गया, फिर पैसे आ गए। ये जो पैसा बिजनेस के अंदर जो लगा हुआ है और जो घूम रहा है मार्केट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। कुछ ऐसा पैसा होता है जो हमने क्या कर दिया है? ब्लॉक, बोरिंग हो गया है। कुछ पैसा क्या हो जाता है हमारा बिजनेस के अंदर? ब्लॉक। तो वो वर्किंग कैपिटल नहीं है। वर्किंग कैपिटल इज दैट मनी विच इज रेगुलरली मूविंग इन योर बिजनेस, कभी जा रहा है कभी आ रहा है, कभी किसी सामने वाले के उधार चढ़ गया, उसने बाद में मेरे को दे दिया, इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब थोड़ा समझो इसको। करंट लाइबिलिटीज वो पैसा जो मेरे को बाहर वालों को देना है, और वो पैसा मैं किस में से पे कर रहा हूँ? अपने करंट एसेट्स में से। मान लो मेरे करंट एसेट्स से 10 लाख रुपए के, करंट लाइबिलिटीज थे कितने की? 4 लाख रुपए की। तो मेरा खुद का पैसा कितना है बिजनेस में? और ये कौन सा वाला पैसा है? करंट वाला। कौन सा पैसा है? करंट वाला। जो पैसा जो क्या कर रहा है मार्केट के अंदर, बार बार स्टॉक बिका जा रहा है, कैश में कन्वर्ट हो रहा है, फिर मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ, कैश में कन्वर्ट हो रहा है, फिर मेरे पास कैश आ रहा है। तो ये वर्किंग कैपिटल कितनी निकल के आई? 6 लाख रुपीज। कभी भी वर्किंग कैपिटल को ऐसे नहीं करना कि नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, नहीं, ये पैसा तो ब्लॉक्ड है। ये पैसा तो क्या है? ब्लॉक्ड। नॉन करंट एसेट्स का मतलब है आपने बिल्डिंग में पैसा लगा दिया, आपने प्लांट एंड मशीनरी में पैसा लगाया, जबकि करंट एसेट का मतलब क्या है? आपने अपनी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाया। इसमें पैसे लगाए अपनी कंपनी के स्टॉक में पैसे लगाए। ठीक है, डन। चलो, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होएगा? जल्दी से मार्क कर लो बुक के अंदर। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको गिवन है, क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर? करंट एसेट्स कितने हैं कंपनी के? 4 लाख रुपए के। इन्वेंट्रीज कितने की है? स्टॉक कितने का है? 2 लाख रुपए का। वर्किंग कैपिटल 2.4 लाख रुपीज की। अब ध्यान से देखना, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल 2.4 लाख गिवन है, करंट एसेट्स 4 लाख की गिवन है, करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी यहाँ से। तो करंट लाइबिलिटीज कितनी आ जाएगी हमारी? 1.6 लाख रुपीज की आ गई। और फिर करंट रेशो हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पे 1.6 लाख आ गई हमारी करंट लाइबिलिटीज। तो करंट रेशो क्या होगी? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स 4 लाख के गिवन थे और ये 1.6 लाख की होगी, तो कितना आ गया? 2.5:1 प्योर फॉर्म में हमारी रेशो आ गई। बस समझे? 3 क्वेश्चन हुए हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 अब आ गया तुम्हारा लूज टूल वाला। ठीक है, अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4। जब से सर लूज टूल क्यों नहीं आ रहा, सर लूज टूल क्यों नहीं आ रहा, अब देख लो ध्यान से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईएमपी मार्क कर दो। देखो टोटल 125 क्वेश्चन है, जो जो आईएमपी मार्क करवाता रहूंगा उनको आईएमपी मार्क करते रहो। ज्यादा से ज्यादा 40 क्वेश्चन आईएमपी मार्क करवाऊंगा। उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से आप क्या कर लोगे? प्रैक्टिस कर लोगे। पता चलेगा उसमें से, फिर तुम 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, 20 क्वेश्चन में अटक रहे हो, फिर उन 20 क्वेश्चन को मार्क कर देना। फिर दोबारा से जब प्रैक्टिस करोगे तो बच जाएंगे सिर्फ 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बच गए। और 10 क्वेश्चन तो हम एग्जाम के टाइम पे कर सकते हैं, 125 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में कुछ ऐसे 10-12 क्वेश्चन आपको मार्क करने हैं कि जब एग्जाम होएगा तो मैं उनको प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 के ऊपर। करंट एसेट्स आर 5,25,000, इन्वेंट्रीज आर 2 लाख,
देखो अब साइड में क्या लिखा है, इंक्लूड्स लूज टूल्स ऑफ 75,000, मतलब इन्वेंट्रीज के अंदर, हाँ लूज टूल्स कितने के हमारे 75,000। ध्यान से समझना, लूज टूल्स कभी भी आपके करंट एसेट्स नहीं होते, ये हमेशा क्या माने जाते हैं, नॉन करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल कितनी है, 2.25 लाख। करंट रेशियो आपको निकालनी है। अब ध्यान से देखो, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, क्या यहाँ से आप लोग वो निकाल लोगे, करंट लाइबिलिटीज। लेकिन ध्यान से करंट एसेट्स को भी तो पहले निकालना है, सही करना है, क्योंकि करंट एसेट्स के अंदर क्या है, इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज के अंदर लूज टूल्स एडेड है। तो देखो सबसे पहले करंट एसेट्स को निकालने के लिए क्या करोगे, करंट एसेट्स आपके पास 5,25,000 की है, उसमें से माइनस करोगे लूज टूल्स, तो आपकी अब करंट एसेट्स कितने की नहीं आई, 4.5 लाख रुपीज की। अब इसको किस में डालोगे, किस में इंक्लूड करना है, यहाँ पर 4.5 लाख की आपकी करंट एसेट्स आई, जो कि आप कंपेयर करोगे किसके अंदर, किसके अंदर डालोगे, 4.5 लाख को फॉर्मूले के अंदर। और जब आप वर्किंग कैपिटल को आप यूज कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो उसके अंदर कौन सी करंट एसेट्स को यूज कर रहे हो। देखो क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करवाया, वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है आपकी, 2.25 लाख गिवन है सर, और करंट एसेट्स हमने कितनी ली, 5.25 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज। मतलब सर फॉर्मूले में जो हमने करंट एसेट्स को यूज करा वो कौन सी करंट एसेट्स थी, लूज टूल्स को माइनस करने के बाद। और जो वर्किंग कैपिटल में जो हमने करंट एसेट्स ली, वो ली हमने टोटल करंट एसेट्स, वहां पे हमने लूज टूल को हटाया नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो लूज टूल्स है ना, ये रेगुलर बेसिस के ऊपर हमारे बिजनेस में क्या होते रहते हैं, यूज होते रहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में अगर हम बात करें, क्या कैपिटल लगी है करंट एसेट्स के अंदर, नहीं लगी। लूज टूल्स के अंदर कैपिटल लगी है तुम्हारी। जब तुम ये लूज टूल्स पता है क्या होते हैं, छोटे मोटे बिजनेस के पार्ट्स, पेचकस हो गया, नट बोल्ट हो गया, हथौड़ा हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, लूज टूल्स। तो जब तुमने वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, तो करंट एसेट्स में से लूज टूल्स को माइनस मत करना। और जब तुम रेशो में लगाने वाले हो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो उसके अंदर तुमने लूज टूल्स को क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। तो ध्यान से, इसलिए मैंने इस पॉइंट को क्या करवाया, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया। यहाँ पे देखो इसको, और वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे क्या करंट एसेट्स ले रखी है, तो इसको स्टार मार्क कर दो। गलती पता है क्या कर देते हो स्टूडेंट्स, क्या गलती करते होंगे, सोचो, वर्किंग कैपिटल के अंदर पे भी 4.5 लाख रुपीज लगा देते, जबकि कौन सा लगाना है, 5,25,000 टोटल वाला करंट एसेट। वहां पे लूज टूल नहीं हटानी, लूज टूल कब हटाना है, जब आप फॉर्मूले में करंट एसेट्स लगाने वाले हो। चलो अब ये वाला क्वेश्चन बिना देख के कर दो फटाफट से, बहुत सिंपल है। वर्किंग कैपिटल इज 9 लाख, टोटल एसेट्स आर 4.5 लाख, नॉन करंट एसेट्स आर 33 लाख। देखो टोटल एसेट कितने के ना, 45 लाख के, उसमें नॉन करंट एसेट्स कितने के, 33 लाख के। तो बताओ करंट एसेट्स कितने के होंगे, 45 माइनस 33, 12 लाख। 12 लाख के करंट एसेट्स आ गए। वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो वहां से क्या निकल जाएगी, करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स भी आ गई, करंट लाइबिलिटीज भी आ गई। कर दो फिर फटाफट से, सॉल्व करो करो करो। अरे अब तो जाना भी नहीं है कहीं, नींद आ रही, चलो। हाँ देखो, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स आपको गिवन है क्या, कितने के, 45 लाख के। करंट एसेट्स हमें नहीं पता, नॉन करंट एसेट हमें गिवन है कितने के, 33 लाख के। तो करंट एसेट्स कितने के आ गए, 12 लाख रुपीज के। अब जब करंट एसेट्स आ गए, तो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल गिवन है 9 लाख रुपए की, करंट एसेट्स आपने निकाले 12 लाख के, तो 3 लाख के क्या आ जाएंगे हमारी करंट लाइबिलिटीज। तो 12 अपॉन में 3 कितना आ गया, 4:1। इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं।